के टॉपिक में हम बहुत सुंदर टॉपिक कवर करने वाले इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की शाखाएं, आरबीआई किस हिसाब से अदर बैंकों के साथ कार्य करती है, आरबीआई में सदस्यों की संख्या कितनी है। हम पढ़ेंगे सीआरआर, रेपो रेट पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, बैंक रेट पढ़ेंगे, एसएलआर पढ़ेंगे और एमसीएलआर पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलता रहे। आज हम समझेंगे आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना को हम समझ, बैंकिंग अधिनियम 1934 में एक समिति का गठन हुआ था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हिल्टन यंग, जो कि यहाँ पे नोट डाउन है, आप एक कॉपी लेके नोट करते रहिए। ये सब लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप गलत करके चले जाते हैं, तो आप ऐसे नोट कर लेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। तो देखते हैं, हिल्टन यंग उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। इनकी समिति की अध्यक्षता में 1 अप्रैल 1935 को मेरा क्या हुआ था, आरबीआई का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 का गठन हुआ था। हम समझते हैं सदस्यों की संख्या टोटल 20 है। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आज प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीयकृत संख्या जो है, आज पूछेगा प्रेजेंट टाइम में, करंट का न्यूज है 2020 अप्रैल की बात बता रहे हैं। टोटल मिला के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट कर क्या हो गई है, 12 हो गई है। मुख्य शाखाएं, इसके शुरू में भी मुख्य शाखाएं 4 ही थे, आज भी प्रेजेंट टाइम में मुख्य शाखाएं 4 ही हैं। और वो मुख्य शाखाओं में सबसे पहला मुख्य शाखा मुंबई है, और ये मुंबई जो है इसका मुख्यालय भी है। मुंबई जो है इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। और 4 मुख्य शाखाओं में मुंबई एक शामिल है, दूसरा कोलकाता में मुख्य शाखा है, तीसरा चेन्नई में और चौथा दिल्ली में। क्योंकि यूपी की कानपुर में स्थापित है आरबीआई की उप शाखाएं। लेखा वर्ष और वित्त वर्ष समझते हैं। लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक के बीच का जो होता है लेखा वर्ष कहलाता है, और वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का जो वित्त का काम होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन अब क्या हुआ, सुधार किया जा रहा है कि अप्रैल 2020 का जो न्यूज है उसमें बताया जा रहा है कि लेखा वर्ष को भी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कर दिया जाएगा। गवर्नर इसमें प्रेजेंट टाइम में 2020 की बात हम बता रहे हैं, अप्रैल 2020 की बात बता रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और डिप्टी गवर्नर, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन इन्हें उसी पद पर बने रहने के लिए बताया गया। और ये आज प्रेजेंट टाइम में भी अप्रैल 2020 में भी डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। बीपी कानून को समझते हैं। सीआरआर, कैश रेशियो क्या होता है। बैंकों को अपने कुल जमा धन राशि का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसे हम बोलते हैं सीआरआर। और इसका दर कितने समय चल रहा है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगी, जैसे सभी प्रकार के बैंक हैं, सभी प्रकार के बैंक आरबीआई सही प्रकार के बैंकों से ये जितना पूरा पैसा जमा करवाएंगे उस पैसे का कुछ हिस्सा ये क्या करती है, अपने पास ले लेती है। कुछ हिस्सा अपने पास ले लेती है। और एक कुछ हिस्सा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट टाइम में मेरा रेट चल रहा है। पहले मेरा जनवरी 2015 से फरवरी 2020 तक 4% चल रहा था। जनवरी 2015 से फरवरी 2020 तक 4% चल रहा था। माने कि ये 4% क्या करती थी, 4% सभी प्रकार के बैंक, मतलब कोई भी बैंक हो, एसबीआई, पीएनबी हो, इन सब बैंकों से क्या करती थी, 4% हिस्सा। अगर मान लीजिए 100 रुपये जमा करवा रहे हैं, 100 रुपये ये बैंक जमा करवा रहा है, इस 100 रुपये में से 4 रुपये क्या करती थी, ये आरबीआई अपने पास रख लेती थी। 100 रुपये में से 4 रुपये आरबीआई अपने पास रख लेती थी। बचा इनके पास, अगर 100 में से 4 रुपये खत्म हो गया, 4 तो ये अपने पास रख लेती थी, और ये बचा 96 रुपये। ये 96 रुपये जो है ये बैंक अपने पास रखते थे। यहीं से लेन देन करते थे कस्टमरों से, ग्राहकों से क्या करते थे, लेन देन करते थे। कुछ ऋण के रूप में देते थे कस्टमर, कुछ ऋण के रूप में देते थे, कुछ क्या करते थे अपने पास रखे रहते थे। तो इस हिसाब से मेरा ये काम करता है आरबीआई। आज प्रेजेंट टाइम में मेरा रेट चल रहा है, मार्च 2020 में 3% हो गया। ये जो रेशियो है मेरा घट गया, अब इस समय हो गया 3%। अब फिर और जल्दी करंट का न्यूज हम बता रहे हैं, अप्रैल 2020 में भी ये मेरा घट के 3% है। पहले मेरा 4% था, आज प्रेजेंट टाइम में मेरा 3% है। अब हम आगे देखते हैं। आज हम समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का अंतर। हम समझ रहे हैं रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। आरबीआई जो है, ये आरबीआई है, और ये जो है बैंकों को कर्ज देती है। ये बैंक है मेरे सब,
बैंक है, इन सबको क्या करेगी, कर्ज देगी। जब भाई कोई किसी को भी कर्ज देगा तो उस पर कुछ न कुछ दर से ब्याज लेना शुरू कर देगा। तो ये जो आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, इस पे कुछ दर से, कुछ रेट से, कुछ परसेंटेज से ब्याज लेती है, तो उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। यह जो प्रेजेंट टाइम में चल, ये जो कर्ज देती थी जिस दर पर, यह अप्रैल का डाटा था, अप्रैल 2019 का 6% था, जून 2019 का 5.75% था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे यह रेट चल रहा है 4.40, मतलब 27 मार्च 2020 की बात बता रहे हैं कि 4.40% पर आरबीआई बैंकों को क्या करती है, कर्ज देती है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट में, ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये डायरेक्ट है, इसका रेपो रेट का उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट का जो है उल्टा होता है। बैंक क्या होता है, बैंक अपना धनराशि जो प्राप्त करता है, जमा करवाता है कस्टमर से, इसका कुछ हिस्सा, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में 3% चल रहा था, अभी अप्रैल के पहले मेरा 4% चल रहा था, इसका जो 4% आरबीआई को जमा करवा रही है, आरबीआई जब 4% ले रहा है बैंकों से, तो वो जो 4% वाला धनराशि है, उस धनराशि पे ये क्या करेगा, ब्याज देगा। ब्याज जो है बैंक को देता है। ये जो ब्याज होता है वो हमारा क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। हम आगे समझेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, हम दे दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है। आरबीआई से हमारा जो बैंक ऋण लेता है, कर्ज लेता है, ये लंबे अवधि के लिए होता है। जो रेपो रेट था, रेपो रेट में निश्चित अवधि माने कि 30 दिन से लगाए 90 दिन के लिए, 3 मंथ तक जो होता है रेपो रेट में लगता है। लेकिन लंबे अवधि के लिए 6 मंथ से अधिक जब होता है तो वहाँ पे मेरा बैंक रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। और ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग बैंक रेट होता है। आरबीआई जो है बैंकों को कर्ज देती है और ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग बैंकों का डिटेल दिया गया है। जैसे एचडीएफसी जो है अप्रैल 2020 में ली है जो कर्ज, उस पे आरबीआई ने 5.5% के हिसाब से अपना ब्याज दिया है। उसी हिसाब से आईसीआईसी बैंक को भी अप्रैल 2020 में जो कर्ज दिया है आरबीआई, वो भी 5.5% के हिसाब से दिया है 1 साल के लिए। अब देखिए यहाँ पे डाटा चेंज हो गया। आईडीएफसी 1 जनवरी 2020 को आरबीआई से कर्ज लिया है और ये जो कर्ज लिया है 7% के हिसाब से लिया है। तो ये जो होता है बैंक रेट, अलग अलग बैंकों को अलग अलग हिसाब से ब्याज आरबीआई निर्धार करती है। ये एसएलआर क्या होता है और एसएलआर की आवश्यकता क्या पड़ती है। एसएलआर क्या होता है को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे यहाँ बैंक है, एक ग्राहक से क्या करेगा, पैसे जमा करवाएगा और कुछ पैसा क्या करेगा, ग्राहक को ऋण के रूप में देगा। तो मान लीजिए जो बैंक है पैसा जमा करवा लिया है और कुछ पैसा जो है कस्टमर को ऋण के रूप में दे दिया है। अब एक बैंक मार्केट में पैसे की आवश्यकता आ जाए तो सब कोई ग्राहक चाहेगा कि हम बैंक में जाएं, जो अपना पैसा हम जमा किए हैं वो पैसा हमें मिल जाए और हम अपना काम कर लें। लेकिन इसमें असुविधा ये हो जाती है कि जो पैसा लिया है ऋण के रूप में, वो तो एक बैंक जाके जमा नहीं कर पाएगा। जमा करने वाला तो हो सकता है कुछ समय बाद जाएगा, ऋण वाला कुछ समय बाद जाएगा, उसके बाद पैसा ही नहीं, जब मार्केट में सबकी जरूरत पड़ जाएगी और लेने वाले सब कोई पहुंच जाएंगे, हमें पैसा दीजिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और जमा करने वाला कोई है ही नहीं। तो उस समय क्या होता है, बैंक को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं सहना पड़े तो आरबीआई एक निश्चित जमा धन, ये आरबीआई जो है एक ट्रेजरी बिल के रूप में और गोल्ड के रूप में कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिभूतियां जो है बैंकों को कहती है कि अपने तरलता के रूप में खरीद के रख ले। जैसे कि उसे खरीद के जब बैंक रखा रहेगा, जैसे कि आज निर्धारित किया गया है 19.5%, जितना पैसा मान लीजिए 100 रुपये जमा करवाया है बैंक, 100 रुपये में से 20 रुपये का ऐसा करेगा, वो अपने पास गोल्ड, सोना या ट्रेजरी बिल, जो कि आपको अगर कस्टमर परेशान कर रहा है पैसे लेने के लिए, उसे जरूरत पड़ेगी अधिक से अधिक, तो आपके पास आएगा, पैसा बार बार मांगेगा, तो आप किससे जाओगे पैसा लेने के लिए, आपके पास पैसे कमी हो जाएगी। तो आप जो प्रतिभूति आप खरीद के रखे हैं, चाहे गोल्ड जो खरीद के रखे हैं, वो जाके आप भारत सरकार को देकर उसे पैसे के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। वो पैसा क्या करेंगे, आप कस्टमर को दे देंगे, तो आपका बैंक सेफ जोन में रहेगा। इसे हम कहते हैं एसएलआर। और हम समझते हैं यहाँ पे एमसीएलआर। सीएलआर क्या होता है, वह न्यूनतम उधार दर जिसपे बैंकों को ऋण देना पड़ता है। कुछ ऐसा उधार दर होता है जिसपे क्या होता है, बैंक अपने पैसों से क्या करती है, उधार देती है। इसे हम एसएलआर कहते हैं।